आज का टॉपिक है प्री ऑपरेटिव असिस्मेंट एंड प्री मेडिकेशन। हम किसी भी पेशेंट को बेहोशी देने से पहले प्री मेडिकेशन क्यों देते हैं और प्री मेडिकेशन के लिए हम पेशेंट के किन किन चीज़ों को असिस्मेंट करते हैं और उनसे हमें क्या बेनिफिट होता है। तो पहले प्री मेडिकेशन को समझना होगा कि प्री मेडिकेशन क्या है और प्री ऑपरेटिव असिस्मेंट ऑफ प्री मेडिकेशन क्या है। प्री मेडिकेशन का मतलब है, ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ, प्री प्लस में मेडिकेशन। प्री मेडिकेशन का मतलब होता है, प्री माने पहले और मेडिकेशन मतलब दवाइयाँ। आप जो भी मेडिकेशन अपनी सर्जरी को शुरू करने से पहले, यानी अपने मरीज को बेहोशी देने से पहले या इंट्यूबेट करने से पहले जो दवाइयाँ देते हैं, ये आप प्री ऑप में भी दे सकते हैं और ओटी के अंदर भी दे सकते हैं। पहले ये दवाइयाँ प्री ऑप में दी जाती थी, लेकिन आजकल ये दवाइयाँ एडवांस आ गई हैं, ये एक्शन क्विक हैं, तो आजकल इनको ओटी के अंदर दिया जाता है। इनको देने के क्या क्या फायदे हैं, मतलब प्री मेडिकेशन असिस्मेंट में हमें कौन कौन सी चीज़ों को अचीव करना होता है जिसके लिए हम प्री मेडिकेशन देते हैं। सबसे पहला है टू रिड्यूस द एंजाइटी। अगर जो मरीज आपके पास ऑपरेशन कराने के लिए आया है, हर कोई मरीज तो ऐसा नहीं होता ना कि वो इतना स्ट्रांग और इतना मजबूत हो कि वो ऑपरेशन के लिए इजी तैयार हो जाए, या ऑपरेशन का नाम आते ही ना सबको एक अजीब सा डर लगने लगता है ना। जब मेरी खुद की स्पाइन सर्जरी हुई थी तो मुझे भी डर लगा था। तो डर सबको लगता है, तो एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, इस तरह की कॉमन चीजें दिमाग में आती रहती है कि और मुझे तो ज्यादा लगा था क्योंकि मुझे तो बेहोशी की दवाइयों के बारे में पता था ना कि स्पाइन सर्जरी में क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, इंट्यूबेशन कैसे देते हैं, एक्सट्यूबेशन कैसे देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की एंजाइटी और स्ट्रेस को दूर करने के लिए भी प्री मेडिकेशन दिया जाता है और असिस्मेंट की जाती है मरीज की। टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री, यानी कि जो प्री मेडिकेशन असिस्मेंट किया जाता है उसमें हम पेशेंट से पेशेंट की हिस्ट्री पूछते हैं कि इससे पहले आपकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई है ना, अगर हुई है तो कब हुई है, आपको इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई हार्ट की डिजीज तो नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं रहता, ठीक है, आपको चलते फिरते वक्त सांस तो नहीं फूलती, आप कितनी सीढ़ियाँ आसानी से चढ़ लेते हैं, या आप कितनी दूर तक वॉक कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम पेशेंट से हिस्ट्री में लेते हैं ना, इन चीजों से हमें बहुत कुछ मिलता है। अगर आप सोच के देखिए, अगर कोई पेशेंट अस्थमेटिक है, ठीक है, अगर आपके पास कोई अस्थमेटिक पेशेंट है और आप भी एनेस्थेटिक के पास खड़े हुए हो, वो कहता है कि हाँ जी मुझे अस्थमा है, मैं पंप लेता हूँ, ठीक है, मैं इनहेलर यूज करता हूँ। अगर वो इनहेलर यूज करता है तो इसका मतलब, अगर वो इनहेलर कंटिन्यू ले रहा है तो ठीक है, अगर वो बीच में लेता था उसने छोड़ दिया है और वो आपके पास सर्जरी के लिए आया है, तो आपको उसका इनहेलर स्टार्ट कराना होगा पहले, बोला कि बाबा इनहेलर फिर से शुरू करना है, या आपको बोलना है कि पेशेंट को नेबुलाइज करना है, नेबुलाइजेशन विद ड्यूली प्लस में ब्यूडिकॉट, ये दवाइयाँ इनसे उसको नेबुलाइज करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो क्या करेंगे, उसको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चला रखी होंगी ना, या तो वो एम्लोप्रेस 80 लेता होगा या टेल्मा लेता होगा, ठीक है, उसको कितना बीपी हाइपरटेंसिव रहता है, तो अगर पेशेंट हिस्ट्री बताता है कि मुझे पहले बीपी था पर मैंने बीच में दवाई लेनी बंद कर दी, तो इससे आपको पता लग गया कि पेशेंट पहले हाइपरटेंसिव था। बहुत सारे पेशेंट क्या होते हैं, वो डायबिटिक होते हैं, जब वो मेडिसिन कंटिन्यू करके रखते हैं तो किसी रीजन से उनकी डायबिटीज नॉर्मल हो जाती है, तो बाद में फिर दवाई छोड़ देते हैं, डोज कम नहीं करते, दवाई छोड़ देते हैं, बाद में पता लगता है शुगर एक साथ बढ़ जाती है। तो प्री ऑपरेटिव असिस्मेंट से हमें पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होती है, उस समय पता लगता है, और ये काम जरूरी नहीं है कि एनेस्थेटिक ही ये सारा काम करेगा, ठीक है, आपको भी इसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ताकि आप ओटी के अंदर अगर किसी पेशेंट को फ्लूइड दे रहे हो, आपको पता ही नहीं उसको डायबिटीज है और आप उसको आरएल दे दो, तो पेशेंट की हिस्ट्री आपको भी पता होनी चाहिए, ठीक है। और बाई चांस आपके एनेस्थेटिक ही आपसे पूछ बैठ जाए कि पूछने लगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है भाई, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, अस्थमेटिक है, क्या है,
तो आप क्या बताएंगे? ठीक है, तो जोर से बोलो ना। ठीक है। उसके बाद टू परफॉर्म फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, टू डिटरमाइन विच टेस्ट आर रिक्वायर्ड। इन सब चीजों को देखने के बाद आप डिसाइड करोगे कि पेशेंट के हमें कौन कौन से टेस्ट कराने हैं, LFT, KFT, CBC, ठीक है, और एक्सरे, ECG, और अगर डायबिटिक है तो HbA1c, RBS, CBC, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन निकलती है तो उसके हिसाब से टेस्ट कराए जाते हैं। ये हो गई असिस्मेंट। और क्या है इसके अंदर, पेशेंट को समझाते भी हैं कि बाबा आपको ना थोड़ी सी दवाई दी जाएगी, फिर आप बेहोश हो जाओगे, उसके बाद आपको ट्यूब डाल देंगे, जब आप उठेंगे तो आप पूरी तरीके से होश में रहेंगे, घबराने की बात नहीं है। पेशेंट को समझाया जाता है, उसको एजुकेट किया जाता है, और प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती हैं। ओके। हिस्ट्री, एनी मेडिकल इलनेस इफ पास्ट प्रेजेंट। अगर आपकी हिस्ट्री में कोई पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री मिलती है तो उसके हिसाब से ट्रीट किया जाता है। दूसरा आता है हिस्ट्री ऑफ, सबसे कॉमन है ड्रग रिएक्शन, जिसको आप बोलते हो एलर्जी। इसको, अगर किसी पेशेंट की हिस्ट्री में किसी ड्रग से एलर्जी है तो आपको ये भी पूछना होता है, बाबा किसी दवाई से कभी कोई एलर्जी तो नहीं होती, दाने तो नहीं होते, खुजली तो नहीं होती? तो मरीज, अगर होती है तो मरीज क्या बोलेगा? हाँ भाई होती है। और अगर आप पेशेंट को कोई ड्रग देते हो, आपको भी लगता है कि आपने कोई मेडिसिन दी है और पेशेंट को रेसिस, स्किन एलर्जी हुई है, तो आप भी नोट करके फाइल पे लिख दें, और मरीज को भी स्पेशली बताएं या उसके अटेंडेंट को भी बता दें कि बाबा को इस दवाई से या माता जी को इस दवाई से, जो भी परेशान है उसको एलर्जी है। हिस्ट्री में आप प्रीवियस एनेस्थीसिया की हिस्ट्री भी लेते हो। प्रीवियस एनेस्थीसिया में क्या क्या आएगा कि उनकी पहले कहीं कभी कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, ठीक है, अपेंडिक्स तो नहीं हुआ है, कॉमन है, ठीक है। दूसरा है हिस्ट्री ऑफ पर्सनल हैबिट्स। हर पेशेंट, हर बंदे की पर्सनल लाइफ है, उसको सब कुछ करने का अधिकार होता है। बहुत से लोग अल्कोहल लेते हैं, बहुत से लोग स्मोकिंग करते हैं, बहुत से लोग ड्रग्स लेते हैं, ठीक है। तो पर्सनल हिस्ट्री भी हमें पता होनी चाहिए मरीज की, वो बताएगा हमें, उसकी असेसमेंट करनी है हमें, ठीक है। जो प्री मेडिकेशन में पर्सनल, इनकी प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में आपको किन चीजों के बारे में, ये गोल है, इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए हर मरीज के लिए। क्योंकि एक अच्छा टेक्नीशियन अगर आपको बनना है तो आपको हर मरीज की हिस्ट्री लेने से बहुत सारी चीजों का ज्ञान मिलेगा, और जिससे आप पेशेंट के लिए खुद से भी मेडिसिन डिसाइड कर सकते हो, और एनेस्थेटिक को भी बोल सकते हैं सर इसकी ये हिस्ट्री है, इस पे ये दे दें, तो एनेस्थेटिक का कॉन्फिडेंस भी आपके ऊपर बढ़ेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट का बॉडी वेट, ब्लड प्रेशर, ठीक है, एयरवे असेसमेंट। अब एयरवे असेसमेंट हम कर नहीं सकते, और कर भी सकते हैं, वैसे तो एनेस्थेटिक को करना चाहिए एयरवे असेसमेंट, बट लेकिन जब पेशेंट आपके सामने है तो आप ये बोल सकते हो, बाबूजी या माता जी, या जो भी पेशेंट है आप अपना मुंह खोल के दिखाइए। जिसका छोटा मुंह होगा वो, आप जनरली पता लग जाएगा ना, जिसका बड़ा मुंह होगा, जब पेशेंट मुंह खोलेगा तो आप अंदाजा लगा लेंगे ना। ये पानी की बोतल इधर दे दे, प्यास लग रही है। छोटा मुंह या बड़ा मुंह है ना। दूसरा क्या है, आप पेशेंट की शॉर्ट नेक देखिए, मुस्कुराइए मत। पेशेंट की नेक अगर छोटी है तो जो डिफिकल्ट इंटुबेशन होता है एयरवे असेसमेंट में, क्या क्या चीज देखते हैं, क्या क्या चीजें देखते हैं बताओ? माउथ ओपनिंग, एयरवे असेसमेंट, पहला क्या देखते हैं, माउथ ओपनिंग। सेकंड क्या देखते हैं, शॉर्ट नेक। और क्या देखते हैं, वैसे तो नहीं है,
ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, रात को पेशेंट सोते वक्त खर्राटे तो नहीं लेता है, ठीक है। दूसरा, ये देखते हैं कि पेशेंट को डेंचर तो नहीं है। डेंचर क्या होता है? हाँ जी, डेंचर क्या होता है बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बताओ डेंचर क्या होता है? डेंचर होता है नकली दांत, ठीक है। हाँ कोई बात ना, क्या हो गया तो, अच्छी बात है, ये लो, माउथ में अच्छा लग गया। आप बताओ। हाँ नकली दांत। और इसके बाद नेक मूवमेंट भी देखनी होती है। अगर किसी की सर्वाइकल की नेक मूवमेंट प्रॉपर नहीं है तो ट्यूब डालते वक्त आप उसको एलिवेट कैसे करोगे, अगर वो फिक्स ही है तो उसकी, ठीक है। तो अब आप खुद एयरवे असेसमेंट कर सकते हो ना, 4-5 पॉइंट तो देख ही सकते हो। तो आप थोड़े से अच्छे टेक्नीशियन बन जाओगे ना फिर। हाँ तो उनसे ये पूछना है कि माता जी या पिताजी या बाबा जी जो भी हैं, या भैया ब्रदर सिस्टर, कि आपके ये डेंचर फिक्स वाले हैं या निकलने वाले हैं। निकलने वाले हैं तो निकाल दीजिए, अगर वो डेंचर फिक्स हैं तो लगे रहने दीजिए, ठीक है। लेकिन आपको एटलीस्ट हिस्ट्री तो मिल गई ना, पेशेंट को डेंचर लगे हुए हैं। अब आता है कुछ इंस्ट्रक्शंस भी आपको फॉलो करनी है, इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू मॉडिफिकेशन इन प्री एक्सिस्टिंग मेडिकल थेरेपी। वो क्या है? ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, यानी कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिनको सर्जरी से पहले बंद करना होता है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए, इसके बारे में आपको सब कोई जरूरी नहीं है, एनेस्थेटिक कट का वो पार्ट है, बट लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी दवाइयां बंद कर देते हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मतलब जो डायबिटीज के लिए दवाइयां चल रही है ना, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक, ठीक है। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग कौन कौन सी है? मेटफॉर्मिन होती है, ग्लिप्टिन होती है, ठीक है। मेटफॉर्मिन को हमेशा सर्जरी के 24 से 48 घंटे पहले बंद कर देना चाहिए, ठीक है। मुझे ये नहीं पता क्यों बंद कर देना चाहिए, बट ऐसा बोला जाता है कि अगर ओरल मेटफॉर्मिन कोई ले रहा है तो सर्जरी से 24 आवर से लेके 48 आवर पहले तक उसको बंद कर देना चाहिए, बिफोर सर्जरी। क्योंकि मैंने एनेस्थेटिक को ये कहते हुए फ्री ऑफ में सुना है, बट मैंने आज तक सर से कभी पूछा नहीं है क्यों बंद कर देना चाहिए, ठीक है। अगर डायबिटिक पेशेंट है, अगर उनकी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग बंद कर दी जाए तो उनको क्या देंगे? उनको क्या देंगे? इंसुलिन देंगे, ठीक है। उसके बाद ओरल एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट ड्रग्स कौन सी होती हैं? हाँ हाँ, जो ओरल मेडिसिन ले रहा है वो डायबिटीज के लिए, उसको हटा के उनको इंसुलिन लगाते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी को? एंटीकोगुलेंट ड्रग्स ना, वो भी सर्जरी से 4 दिन पहले बंद कर देनी चाहिए। एंटीकोगुलेंट ड्रग कौन सी होती है? कौन सी होती है एंटीकोगुलेंट ड्रग? बताओ। कोगुलेंट का मतलब क्या होता है? हम्म। हाँ वारफेरिन चलता है ना, तो वारफेरिन को बंद कर देना चाहिए सर्जरी से 4 दिन पहले, ठीक है। और पेशेंट का पीटीआईएनआर, प्रोथ्रम्बिन पीटीआईएनआर, ये प्रोथ्रम्बिन टाइम जरूर, ब्लड क्लॉटिंग टाइम जरूर
चेक करना चाहिए। और है, क्योंकि ब्लड क्लॉट कैसे होगा फिर, अगर सर्जरी आप करोगे तो ब्लड क्लॉट कैसे होगा। और पेशेंट का आईएनआर ना इतना होना चाहिए, इससे कम भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, इतना तो होना चाहिए। इस पे सर्जरी आप आराम से कर सकते हो। लेकिन इमरजेंसी सर्जरी होती है तो उसको प्लाज्मा दे के भी पेशेंट को ओटी के अंदर ले लेते हैं, तब भी सर्जरी करी जाती है, क्योंकि वो लाइफ सेविंग सर्जरी होती है। ठीक है। अगर लाइफ सेविंग सर्जरी में आपको पेशेंट को सर्जरी करनी ही है तो आप पेशेंट को फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देके सर्जरी के लिए ले सकते हो। पेशेंट की जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है। एंटी एंजाइनल ड्रग पेशेंट ले रहा है तो उनको कंटिन्यू कर देना चाहिए, मतलब अगर वो एंटी प्लेटलेट ड्रग ले रहा है, एंजाइनल ड्रग, तो क्या करना चाहिए उसको, कंटिन्यू करके रखना चाहिए। एंटी प्लेटलेट ड्रग, एंटी एंजाइनल ड्रग अगर वो ले रहा है, नहीं नहीं, एंटी प्लेटलेट ड्रग नहीं, एंटी एंजाइनल ड्रग के अंदर आते हैं बीटा ब्लॉकर, जैसे एटिनॉल, और एटिनॉल के अलावा एम्लोप्रेस, नाइट्रेट्स। ठीक है। और इसके अलावा एंटी प्लेटलेट्स अगर उसके चल रही हैं तो वो चलते रहनी चाहिए। अगर सर्जरी के दौरान तुम उसको मेडिसिन नहीं दोगे ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए, तो क्या होगा, उसको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो फिर उसको प्रॉब्लम हो जाएगी तो फायदा क्या उस ड्रग का, फिर आपको बहुत सारी दवाइयां देनी पड़ेगी। तो इसलिए उसको चलने दीजिए। एंटी प्लेटलेट ड्रग जैसे एस्प्रीन है, एस्प्रीन को हमेशा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो खून को पतला करती है। क्लोपिडोग्रिल, इसको 5 दिन पहले बंद कर देना चाहिए। ये सिर्फ आपको जस्ट समझाने के लिए, ये हमारा पर्पज, हमारा वो पार्ट है ही नहीं, बस हम तो जस्ट ऐसे ही इसको डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स चलती रहनी चाहिए, उनको बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखती है, और जिस दिन आप सर्जरी करोगे उस दिन पेशेंट का बीपी नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन उनको मॉर्निंग में सर्जरी से पहले 4 से 5 घंटे पहले दे देनी चाहिए। ठीक है। पेशेंट को स्मोकिंग नहीं करनी है, उसके लिए भी बोल देना चाहिए। अब आता है एंटीबायोटिक। जब हम किसी भी पेशेंट का प्री ऑप में ओवर लेते हैं ओटी के अंदर ले जाने के लिए, तो हम हमें, अब बात करते हैं एंटीबायोटिक की। अगर आप एंटीबायोटिक किसी पेशेंट को कब देनी चाहिए, सर्जरी से 1 घंटा पहले दे देनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? हम्म। फॉलो करते हैं रूल? अच्छा ठीक है। हर्बल मेडिसिन अगर लेता है वो, कोई आयुर्वेदिक ड्रग लेता है, तो वो भी बंद कर देनी चाहिए। अगर वो कोई क्रीम, नेल पॉलिश या आर्टिफिशियल सजावट का सामान लगा के आता है, तो उसको भी पेशेंट को बोल देना चाहिए कि ये नहीं लगाना है। उसका कारण क्या है कि आप जो कोई ड्रग्स दे रहे हो उसकी वजह से उनके साथ मिलके कोई रिएक्शन हो सकती है, उससे बचाव के लिए। ठीक है। टॉपिकल मेडिकेशन, कोई क्रीम लगाता हो, कोई केमिकल लगाता हो, कोई ऑइंटमेंट लगाता हो, कोई एंटीसेप्टिक जो सॉल्यूशन हम यूज करेंगे उनके साथ अगर वो स्किन पे क्रीम लगी हुई है, जैसे मानो बीटाडिन हम लगाते हैं क्लीन करने के लिए, और वो पहले ही ऑलरेडी कोई क्रीम लगा रखी है, तो बीटाडिन और उस क्रीम के आपस में कॉम्बिनेशन से कोई रिएक्शन हो जाए। ठीक है। अच्छा। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग पेशेंट की स्टॉप नहीं करनी चाहिए। ठीक है। बट लीवर एलएफटी टेस्ट हमेशा कराना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद आता है प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस। प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस क्या होती है मरीज के लिए? प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन आती है फास्टिंग। सबसे पहले क्या है, अगर आपका पेशेंट को बोल देना चाहिए कि 8 घंटे पहले से कोई भी हैवी डाइट नहीं लेनी है।
वैसे तो रात के 12 बजे से बंद करा देते हैं, लेकिन अगर पेशेंट ने खाना खाया है तो 8 घंटे कम से कम फास्टिंग होनी चाहिए। 8 आवरली फास्टिंग मस्ट है। ठीक है, अगर पेशेंट डाइट लेके आता है कंप्लीट तो 8 घंटे की फास्टिंग, जोर से बोला करो। ठीक है, अगर पेशेंट ने पूरी डाइट नहीं ली, हल्का फुल्का खाया है, हल्का फुल्का बोलोगे तो वैसे में हल्का फुल्का बोले तो जैसे एक टिक्की खा ली, दो गोलगप्पे खा लिए, दो बर्गर खा लिए, सूप हो गया, जूस हो गया, दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई। लाइट जो उसने डाइट लिया उसके लिए 6 आवर की फास्टिंग। अगर कोई जूस फ्रूट ऐसी चीज पी के आया है तो उनके लिए भी मिनिमम 6 आवर फास्टिंग जरूरी है। इससे क्या होगा फास्टिंग रखने से, छोटी सी बात बताओ। अगर हमारा पेशेंट, मैं आप जवाब देना मैं सुनूंगा, अगर हमारा पेशेंट प्रॉपर फास्टिंग है तो उससे हमें क्या फायदा होगा? हाँ तमन्ना बता। हाँ ठीक है, तो तमन्ना का ये कहना है कि अगर हम पेशेंट को पूरी तरीके से फास्टिंग रखते हैं, हमारा पेशेंट प्रॉपर, हमने नील नील बाई ओरली माउथ है ना, इसे करके कहते हैं ना, एनबीएम, एनबीएम बोलते हैं, नील बाई माउथ, ऐसा ही है, नील बाई, एच लगा दूं, नील बाई माउथ। तो अगर आपका पेशेंट प्रॉपर फास्टिंग है तो क्या होगा, आप अपनी कोई ड्रग देते हो, आपकी ड्रग्स में मसल रिलैक्सेंट भी होता है, मसल रिलैक्सेंट की वजह से आपके, आपका जो स्टोमक है, ऐसे ही होता है कुछ स्टोमक, वो रिलैक्स हो जाएगा, इसकी मसल्स रिलैक्स होगी। अगर इसके अंदर कोई कंटेंट पड़ा हुआ है तो वो कहाँ आएगा, बाहर की तरफ। अगर वो बाहर की तरफ आएगा तो माउथ में जाएगा, यहाँ से आप मास्क वेंटिलेट करोगे पेशेंट को। तो जब मास्क में आप बैग के साथ वेंटिलेट करोगे और अगर कोई चीज उसके माउथ के अंदर आ गई है तो वो ट्रैकिया में जाने के चांसेस हो सकते हैं, जाएगा ना। तो फिर क्या है, उसको ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा, निमोनाइटिस हो जाएगी, है ठीक है, बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी फिर आपके पेशेंट को। ठीक है, इसलिए आपके मरीज को क्या होना चाहिए, प्रॉपर एनबीएम होना चाहिए। वीडियो सही चल रही है? ठीक है दोस्त, तेरी समझ में आ रहा है भाई, क्या फोन में लग रहा है? अभी पूछूंगा बाद में जब बताना पड़ेगा। आर्टिफिशियल डेंचर्स हैं, कॉन्टेक्ट लेंस हैं, उनको निकलवा देना चाहिए। ठीक है, नहीं तो इंटुबेट करते टाइम वो डेंचर निकल जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत करेंगे। बहुत सारी महिलाएं हॉस्पिटल में भी ना ज्वेलरीज पहन के आती हैं, फिंगर्स के अंदर उनकी रिंग होती है, ठीक है, ये सब होते हैं, ये सब होते हैं। उनको सर्जरी से, उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है, हमारा काम है उनको ये बताना कि आप सर्जरी से पहले इनको निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम किसी मरीज को कॉटरी करते हैं, कॉटरी करने से जब वो इलेक्ट्रिक करंट पेशेंट की बॉडी में पास आउट करता है तो वो मेटल जो स्किन के कांटेक्ट में आ रही है वो वहां से उसको बर्न कर सकती है। तो उस इस तरह के हैजार्ड से बचाने के लिए हम सारी ज्वेलरी को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। नेल पेंट रिमूव कर देना चाहिए, कल बताया था, नेल पेंट रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो क्या वो एसपीओ2 एरर हो सकता है। ठीक है, ओरल हाइजीन, ठीक है, ओरल हाइजीन, उसके बाद इन्फॉर्म कंसेंट टू बी टेकन एंड प्री मेडिकेशन, जो इतनी ज्यादा हम इतनी देर से डिस्कस करे जा रहे हैं, डिस्कस करे जा रहे हैं, प्री मेडिकेशन। इन सब के बाद हमारा काम आता है ओटी टेक्नीशियन का, प्री मेडिकेशन, जो हमारे लिए सबसे इजी है और सिंपल है। हमें करना क्या होता है, हम प्री मेडिकेशन क्यों देते हैं? इट इज नॉट ए रूटीन फॉर, इट इज नॉट ए रूटीन फॉर
इज नॉट ए रूटीन फॉर पेशेंट ना। ये हर किसी मरीज को तो प्री मेडिकेशन नहीं दी जाती ना। आपके कोई पर्टिकुलर पेशेंट सर्जरी के लिए जाता है तभी प्री मेडिकेशन देते हैं ना। तो आपको कुछ प्री मेडिकेशन देकर कुछ गोल अचीव करने हैं। अब आप बताओगे कि वो कौन कौन से गोल हमें अचीव करने हैं। आपका मार्कर खत्म हो गया है नहीं। कौन कौन से गोल हमें अचीव करने होते हैं प्री मेडिकेशन देके, वो आप मुझे बताओगे कौन कौन से गोल हैं जिनको हमें अचीव करना है। हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो क्या बोला? फर्स्ट इज टू रिलीव ANXIET। हाँ, दूसरा क्या है? पेन। तीसरा क्या है? हाँ, स्ट्रेस। और बताओ। हम्म। हम्म। बोलो बोलो। टू रिड्यूस द चांस ऑफ एस्पिरेशन। मैं लिखता जाऊंगा, तू बोलती जा। हाँ, नोजिया एंड वोमिटिंग। राइटिंग ऐसी है यार। और क्या होगा? एमनीजिया। है ना, एमनीजिया भी हो सकता है ना। एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो किस लिए? तू हंसा मत कर, वैसे हंसी तो मेरे को ठीक नहीं लगता। हाँ। टू कंट्रोल इन्फेक्शन। ठीक है। और बताओ, जल्दी बोलो। ब्रदर तू भी बोल। और क्या सकता है? टू प्रिवेंट नोजिया एंड वोमिटिंग प्री ऑपरेटिव हो गया, इसके अलावा? जल्दी जल्दी बताओ, क्लास खत्म करें फिर। आज का डिस्कशन यहीं खत्म कर देंगे फिर। अच्छा, देखो, अब बात करते हैं हमारे लिए जरूरी। देखना, ये वीडियो के अंदर आ रही है ना ड्रग्स। अगर हम ड्रग्स की बात करते हैं तो हम क्या देते हैं? ग्लाइकोपायरोलेट। इसके अलावा देते हैं हम एमसेड। इसके लिए आजकल देते हैं फेंटानिल। फोर्थ मिडाजोलम। एक ड्रग और आती है मेटाक्लोप्रोमाइड। ठीक है, ड्रग्स में क्या क्या है? ग्लाइकोपायरोलेट, एमसेड, फेंटानिल, मिडाजोलम, मेटाक्लोप्रोमाइड और रेंटेक। ये बहुत यूज की जाती थी, ठीक है। अब देखो, अगर इसमें प्री मेडिकेशन में एक चीज और भूल गए हम, टू कंट्रोल द सीक्रेशन। ठीक है, ओरल सीक्रेशन है ना। टू कंट्रोल द ओरल सीक्रेशन। अब देखिए, ग्लाइकोपायलेट क्या काम करता है? इस इसके लिए एट्रोपिन भी देते हैं, बट लेकिन प्रेफर करते हैं आजकल। देखो, इधर फोकस करो प्लीज। ओरल सीक्रेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या देते हैं? ठीक है। वोमिटिंग कंट्रोल करने के लिए क्या देते हैं? टू रिड्यूस एंजाइटी, फियर और स्ट्रेस के लिए क्या देते हैं? ओपोइड्स। ठीक है। मिडाजोलम सडेशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसको शॉर्ट प्रोसीजर में यूज किया जाता है। शॉर्ट जीए, शॉर्ट सडेशन है। उसके बाद मेटाक्लोप्रोमाइड यूज किया जाता है वोमिटिंग के लिए। अभी रुकते जाओ ना। रेंटेक यूज किया जाता है हार्ट बर्न के लिए, जिसको बोलते हो आप एसिडिटी। पेंटॉप यूज किया जाता है। अब देखो, अब इन दोनों का तो कोई रोल ही नहीं है, खत्म। अब हो गया मेटाक्लोप्रोमाइड, वोमिटिंग के लिए यूज करते हैं आजकल भी, छोटे नर्सिंग होम वगैरह में कहीं यूज किया जाता है। बड़ी जगह पे आजकल इसका भी रोल खत्म हो गया। जब किसी कारण से सर्जरी खत्म होने के बाद एमसेट लगाने के बाद भी आपकी वोमिटिंग नहीं रुकती है,
तब मेटाक्लोप्रोमाइड दिया जाता है। ठीक है। दूसरा, आप डेक्सा भी दे सकते हैं। जब पेशेंट ज्यादा वोमिटिंग कर रहा है तो आप दे सकते हैं। इसके बाद आपका रोल आता है ओपॉइड्स का। ओपॉइड्स फेंटानिल है आपका एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, पेन, एमनीसिया प्रोड्यूस करता है। और अगर आपको सडेशन के लिए ड्रग देनी है तो वहां आप यूज करते हो मेडाजोल। ठीक है, शॉर्ट सडेशन के लिए। तो ये भी खत्म हो गया। अब हमारे पास बचती है सिर्फ 3 दवाइयां मात्र जो प्री मेडिकेशन में यूज करते हैं, जो कॉमनली आज की डे प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा चल रही है। तो 3 दवाइयां कॉम्बिनेशन कौन सा है? ग्लाइको, एमसेट, और ये तो हो गया आपका प्री मेडिकेशन। जो दवाई आपको, आप इसको ओटी में ले जाने से पहले भी दे सकते हो, प्री ऑप में भी और ओटी के अंदर भी। अगर आप प्री मेडिकेशन देते हो तो पेशेंट को ऑक्सीजन लगानी जरूरी है। क्यों बताइए? हाँ, क्योंकि वो अपने आप, इसलिए वेरी गुड। हाँ, एनेस्थेटिक के बोलने पे ही देंगे ना हम। उसके लिए पेंटा 3 ई फॉर्म भरा जाता है, तब हमको ये मिलता है। ठीक है। सीक्रेशन कंट्रोल करने के लिए ग्लाइकोपाइलेट हो गया, एट्रोपिन हो गया, और आजकल ग्लाइकोपाइलेट को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, दोनों से हार्ट रेट भी बढ़ता है। नोजिया वोमिटिंग के लिए आप ऑनस्टोन यूज करते हो, मेटाक्लोप्रोमाइड यूज करते हो, और बस्कोपान को भी यूज किया जाता है। ठीक है। टू कंट्रोल इन्फेक्शन के लिए आप एंटीबायोटिक्स यूज करते हो। ठीक है। इसके बाद कौन सा स्टेप फॉलो करते हो आप? इंडक्शन एजेंट्स कौन कौन से? और इटोमिडेट, वेरी गुड, तमन्ना तो समझदार हो गई। और थायोपेंटोन, ठीक है। अब थायोपेंटोन का यूज बंद हो गया। ये साइकेट्रिक पेशेंट के लिए यूज किया जाता है, जिनको शॉक दिया जाता है उनके लिए यूज किया जाता है ये। ठीक है। इसके बाद क्या यूज करती है वो बताएगी बीच वाली। मसल रिलैक्सेंट कौन कौन से हैं? सुकॉल क्या है? शॉर्ट वीडियो में आ रहा है ये। तो इसके बाद मसल रिलैक्सेंट यूज करते हैं, कौन सा है? सुकॉल क्या है? शॉर्ट एक्टिंग। उसके बाद कौन सा यूज करते हैं? एट्रा, नियोवैक, वैक्यूरेनियम। ये शॉर्ट एक्टिंग क्यों है और ये लॉन्ग एक्टिंग क्यों है? अच्छा, इनमें डिफरेंस क्या है? इट इज नॉट रिक्वायर्ड रिवर्सल। इट इज रिक्वायर्ड रिवर्सल, ये तो आ रहा है वीडियो में। इट इज रिक्वायर्ड रिवर्सल। ठीक है। ये कौन सी है? बारबुचरेट है, नॉन बारबुचरेट है? और ये कौन सी है? तो आज हमारा जो डिस्कशन था प्री मेडिकेशन का। तो प्री मेडिकेशन हम क्यों देते हैं, प्री मेडिकेशन में क्या क्या देखा जाता है? ये कोई जरूरी नहीं है कि प्री मेडिकेशन में हिस्ट्री एनेस्थेटिक ही देखेगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि प्री मेडिकेशन आप नहीं देखोगे। अगर आपको अपनी फील्ड में एक अच्छा टेक्नीशियन बनना है तो आपको पेशेंट की फाइल पढ़नी होगी और पेशेंट की हिस्ट्री को लेना बहुत जरूरी है। ठीक है। इससे क्या होगा? इससे आप पेशेंट को इजीली कोई भी मेडिसिन, फ्लूइड, कुछ भी इजीली दे सकते हो, क्योंकि आपको पेशेंट की हिस्ट्री प्रॉपर पता है। ठीक है। और कुछ आप बताइए, कल क्या करना है? कल डिफिकल्ट एयरवे मैनेजमेंट करें? कल का टॉपिक बताओ क्या करना है, आप लोग बताओ। डिफिकल्ट एयरवे मैनेजमेंट जब मैं बोलूँ यहीं खड़े रहो। हाँ, क्या करना है कल का टॉपिक बोलो। और कोई? अच्छा, इसको ना मेरा फेस जरूर चाहिए इसको। आगे मेरा फेस। हाँ हाँ, बताओ जी कल क्या करना है?
कल प्री मेडिकेशन की ड्रग को एक्सप्लेन। अच्छा, कल हम ये डिस्कस करते हैं कि हाउ टू फॉलो जनरल एनेस्थीसिया में जो प्री मेडिकेशन है और उसको बेसिकली कैसे फॉलो किया था स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलो, थैंक यू रश्मि जी।